राइट भाई जी, अब हम आपके साथ पढ़ना शुरू करते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर की। क्या बताया था मैंने कि ये ज्यादा करके लोकल ही होती है। राइट, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। सिंपल मतलब क्या है इसका, ऑसिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर हीमाटोमा। जब फ्रैक्चर होता है तो हीमाटोमा बनता है। याद कीजिए, ये हीमाटोमा ऑर्डिनरी हीमाटोमा नहीं होता, इसमें होते हैं इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। राइट, अब मान लीजिए आपके पेशेंट की किसी ने मसाज कर दी, जोरदार तरीके से मसाज कर दी। राइट, उस सिचुएशन में क्या होगा, हीमाटोमा मसल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। और ये जो हीमाटोमा मसल्स के अंदर एंटर किया, इसमें भी क्या है, साइटोकाइंस। तो याद कीजिए 5 स्टेजेस से निकलते हुए ये जो हीमाटोमा था अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया था, मैच्योर बोन में। उसी तरह जो हीमाटोमा मसल्स के अंदर चला गया वो भी 5 स्टेजेस से निकलते हुए मैच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज बच्चों में थोड़ी ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि बच्चों में जो पेरियोस्टियम है बोन की, उसमें से बहुत सारे स्टेम सेल निकलते हैं और बच्चों की पेरियोस्टियम बोन के साथ अच्छे से चिपकी नहीं होती, लूजली एडहेरेंट होती है, फटाफट से निकल जाती है बोन के साथ से। राइट, अब होता क्या है, हीमाटोमा इन द मसल ऑल्सो फॉर्म्स बोन। ये पैथोलॉजी है, ये ऐसे नजर आएगा। मसल्स के अंदर जो हीमाटोमा था वहां पे भी क्या बन जाएगी, बोन। वहां पे भी क्या बन जाएगी, बोन। मोस्ट कॉमनली ये एल्बो जॉइंट के आसपास नजर आता है। हो सकता है कि ये हिप जॉइंट के आसपास भी हो, ज्यादा करके जॉइंट के पास नजर आएगा, क्योंकि वहां से पेरियोस्टियम छिलने के, कटने के चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन जॉइंट एल्बो जॉइंट। एक्सरे पे ऐसा नजर आता है कि जैसे ये बोन का कोई ट्यूमर हो, लेकिन अगर हम 2 व्यूज में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है, देखिए ये रहा मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ये बोन से अलग है। कैसे, देखो मैं बोन का कॉर्टेक्स ड्रॉ करूंगा आपके सामने, ये पीली लाइन बोन का कॉर्टेक्स, ये तो हो गई बोन। अब आप देखते हो ये हीमाटोमा जो है जिसमें बोन बनी, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है बोन से, तो ये बोन का ट्यूमर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपको याद होगा कि जो मैच्योर बोन है उसका आउटर पार्ट क्या होता है, कॉर्टिकल, इनर पार्ट क्या होता है, कैंसलस। तो आउटर पार्ट जो कॉर्टिकल है वो होता है डेंस, इनर पार्ट जो कैंसलस है वो होता है लेस डेंस। तो वही यहां नजर आया, देखो ये इनर पार्ट बन गया कैंसलस, कैंसलस इनर पार्ट, और आउटर पार्ट क्या बन गया, कॉर्टिकल। ये जो आउटर पार्ट है ये होता है बहुत ज्यादा डेंस, ये नजर आएगा व्हाइट। इनर पार्ट क्या नजर आएगा, ग्रे, मतलब लेस डेंस, डेंसिटी उसकी कम है। राइट, ओके, देखो मायोसाइटिस में क्या नजर आती है, जोनेशन, आउटर पार्ट डेंस, इनर पार्ट लेस डेंस। जब हम इसको कंपेयर करते हैं ट्यूमर के साथ, ट्यूमर कौन सा, ऑस्टियोसार्कोमा, तो क्या नजर आता है, मायोसाइटिस में आउटर पार्ट इज व्हाइट, दैट मींस डेंस, इनर पार्ट लेस डेंस। जबकि कैंसर में उल्टा, आउटर पार्ट लेस डेंस ग्रे कलर का और इनर पार्ट व्हाइट, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंस नजर आएगा। राइट, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में कोई क्लिनिकल फीचर नहीं होता, कई बार आता है जब ये नर्व को दबाने लगता है, तो जब ये नर्व को दबाने लगे तब हमें इसको एक्सरसाइज कर देना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। राइट, ओके, आगे देखते हैं। अब क्या है अगला कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इसका नाम क्या है, सुडेक डिस्ट्रॉफी, इसका नाम क्या है, एल्गो डिस्ट्रॉफी। होता कैसे है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, तेज गति से एक्सप्रेसवे पे,
सडनली क्या आ जाता है, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर, आपकी कार जंप करेगी और कुछ 1-2 मिनट लग जाएंगे जब आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। 1-2 मिनट लग जाएंगे आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने में, राइट। इसी को एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, एक हमें बैकग्राउंड नॉलेज भी चाहिए थोड़ी सी फिजियोलॉजी की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब नैरोइंग करता है ब्लड वेसल की। दूसरी चीज हमें याद रखनी है, क्या नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल से क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, इस्कीमिया होगा। और इस्कीमिया से कैपिलरीज पे क्या असर पड़ता है, कैपिलरीज में हो जाती है डायलेटेशन। कैपिलरीज में डायलेटेशन हो जाएगी, कैपिलरीज डायलेट कर जाएंगी। इन दो जानकारी को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये क्या था, आपके पेशेंट में, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। जब चोट लगी, हड्डी भी टूट गई, आर्टरी दब गई और ये रही हरे रंग की नर्व, ये कट गई। हीलिंग हुई, बोन का फ्रैक्चर हील हो गया, नर्व भी धीरे धीरे हील हो गई, लेकिन नर्व में क्या बन गया, स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू भाई जी, अब होगा क्या, ये जो इंपल्स पीछे से आ रही से सिंपैथेटिक इंपल्स, यहां तक तो ऐसे स्मूथ चलेगी, बिल्कुल स्मूथ। लेकिन जैसे ही ये इंपल्स स्कार के ऊपर जाएगी, बिल्कुल वैसा होगा जैसे आपकी 120 किलोमीटर वाली कार स्पीड ब्रेकर से टकराई। अब इसके बाद इंपल्स जो है वो इरेटिक हो जाएगी, इरेटिक, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। जब इंपल्स ज्यादा है तब ब्लड वेसल में क्या होने लगेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, राइट। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन इट अकर्स ड्यू टू इरेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई। वेसोकंस्ट्रिक्शन से ब्लड सप्लाई कम होगी, इस्कीमिया होगा। और इस्कीमिया क्या करता है, कैपिलरी डायलेटेशन। कैपिलरीज जब डायलेट कर गई तो दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी। क्या दो चीजें होंगी, सबसे पहले तो प्लाज्मा लीक आउट करेगा। प्लाज्मा जब लीक आउट किया तो क्या हो गया, एडीमा। फिर हीट लीक आउट करेगी, हीट लीक आउट करेगी तो वार्म स्किन, स्किन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी पे आधारित हैं क्लिनिकल फीचर्स। देखो सबसे पहले तो आपके मरीज में क्या होगा, पेन, सीवियर एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मरीज बोलेगा डॉक्टर साहब इतना दर्द तो मुझे फ्रैक्चर के टाइम पे नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। क्योंकि अब दर्द का कारण क्या है, इस्कीमिया। ये बहुत जोरदार दर्द होता है। स्किन वार्म नजर आएगी, शाइनी नजर आएगी। वार्म क्यों नजर आएगी, क्योंकि डायलेटेड कैपिलरीज में से हीट निकल रही है। शाइनी क्यों नजर आएगी, क्योंकि प्लाज्मा लीकेज की वजह से स्किन सूज गई है। लेकिन जब ब्लड सप्लाई लंबे समय तक कम रहेगी तो स्किन धीरे धीरे पतली होने लगेगी। भाई जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो स्किन तो पतली होगी ही, राइट। तो ये तीन क्लिनिकल फीचर, शुरुआत में स्किन वार्म एंड शाइनी और बाद में स्किन बहुत ही ज्यादा थिन एंड एट्रोफिक। धीरे धीरे बोन्स की ब्लड सप्लाई भी कम होने लगेगी तो स्पॉटी रेरिफेक्शन, मतलब जगह जगह से बोन डिस्ट्रॉय होने लगेगी। स्पॉटी मतलब किसी किसी स्पॉट पे बोन डिस्ट्रॉय हो गई, स्पॉटी रेरिफेक्शन। भाई जिसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपैथोलिटिक ड्रग्स, जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देंगे। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हुई तो वेसोकंस्ट्रिक्शन भी कम हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे बीटा ब्लॉकर्स, हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमें क्या कर देनी है, सिंपैथेक्टमी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। अगली कॉम्प्लिकेशन है नॉन यूनियन, मतलब फ्रैक्चर जुड़ेगा ही नहीं इवन आफ्टर 9 मंथ्स। फ्रैक्चर हुए 9 महीने हो गए लेकिन फ्रैक्चर अभी जुड़ा ही नहीं। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट टेंडरनेस, लंबे समय तक चलने वाली टेंडरनेस। डिलेड यूनियन, जब फ्रैक्चर 5 महीने बाद भी नहीं जुड़े।
इसके कॉज क्या होते हैं? पुअर डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब चीजें फ्रैक्चर हीलिंग में डिले करती हैं। लैक ऑफ इमोबिलाइजेशन, आपने प्लास्टर लगाया, मरीज को बोलना चलना फिरना मत, मरीज भाग रहा है, राइट, तो उस सिचुएशन में फ्रैक्चर जुड़ेगा नहीं। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, आर्टरी कट गई है उस एरिया की, राइट, या मसल्स टूटी हुई हड्डियों के टुकड़ों को दूर ले गए, जैसे होता है लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर में। लेटरल कंडाइल यानी एलसी, इसके साथ लगे होते हैं एक्सटेंसर मसल। ये क्या करते हैं? ये लेटरल कंडाइल को लेके दूर भाग जाते हैं। लेटरल कंडाइल को लेके ये मसल चले गए दूर, तो कितना भी कोशिश कर लो फ्रैक्चर हीलिंग हो ही नहीं पाएगी, राइट, नॉन यूनियन होके रहेगा। Now bones which have high chances to undergo non-union: talus, neck of femur, lower third of tibia, lateral condyle of humerus और scaphoid। इन सब बोन्स में एक ही चीज कॉमन है, पुअर ब्लड सप्लाई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी करो, हड्डी के दोनों टूटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ दो। ओपन रिडक्शन, ओपन रिडक्शन मतलब सर्जरी करो, कट दो, इंसिजन दो। इंटरनल फिक्सेशन, प्लेट लगाओ और अंदर घुसने वाले स्क्रूज लगाओ, क्योंकि स्क्रूज अंदर तक चले गए, इसीलिए हम उसको बुलाते हैं इंटरनल फिक्सेशन। भाई जी, अगली कॉम्प्लिकेशन है मैल यूनियन, फ्रैक्चर विच फेल्स टू यूनाइट इन प्रॉपर एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल पोजिशन। ये है नॉर्मल बोन, फ्रैक्चर हुआ, बोन के दो टुकड़े हो गए, जुड़ना सीधा था लेकिन जुड़ टेढ़े गए, और ये है अल्टीमेट रिजल्ट, टेढ़ी मेढ़ी बोन जुड़ गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑस्टियोटोमी, किसी तरह बोन को तोड़ के सीधा करो। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? ऑस्टियोक्लासिस, दोबारा बोन को दो हिस्सों में तोड़ लो, दोबारा बोन को दो हिस्सों में तोड़ लो ऐसे। और अब क्या करो? इन टूटे हुए हिस्सों को एकदम सही जगह पर लेकर आओ ऐसे, और यहां पे आप क्या कर दो? इंटरनल फिक्सेशन ऐसे। अब क्या होगा? बोन एकदम सीधी जुड़ेगी। इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लासिस, रिक्रिएशन ऑफ फ्रैक्चर। एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिन भी बोन में ब्लड सप्लाई पुअर होती है वहां पे एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण बोन मरने लगती है। इसमें भी वही बोन्स आपको याद रखनी है, स्केफॉइड, टेलस और नेक ऑफ फीमर, राइट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कहीं से भी जिंदा मसल पकड़ के हम फ्रैक्चर वाली जगह पे लगा देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी जहां फ्रैक्चर है, क्योंकि जिंदा मसल आपने लगा दिया, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, अपने आप हीलिंग होने लगेगी। अगली कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कैसे हुआ? मान लीजिए आपके मरीज को हुआ जी इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर कहां जा रहा है? जॉइंट के अंदर तक। देखो ये रही नॉर्मल बोन, ये रहा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ये रहा आपके पेशेंट का जॉइंट, राइट। अब ऐसे तीसरी वाली इमेज को देखिए, मान लो हीलिंग हो गई, लेकिन हीलिंग थोड़ा गलत तरीके से हो गई। तो इस जगह पे क्या हुआ? जॉइंट स्पेस यहां तो देखो नॉर्मल है, बिल्कुल जॉइंट स्पेस, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस तरफ आप देखिए जॉइंट स्पेस एकदम से कम हो गई। अब क्या होगा? बोन टकराने लगेगी बोन के साथ, और क्या हो जाएगा? कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। अल्टीमेटली आपके मरीज को क्या डेवलप हो जाएगा? ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कॉम्प्लिकेशन में। अगला कॉम्प्लिकेशन हम क्या देखते हैं? सूडो आर्थरोसिस। सूडो मतलब फॉल्स, आर्थरोसिस मतलब जॉइंट बनना।
सूडो आर्थरोसिस। जरा इस फोटो को देखिए, ये तो रहा नी जॉइंट, ये रहा एंकल जॉइंट, ये बीच में जो जॉइंट बना नकली जॉइंट, सूडो आर्थरोसिस। जब फ्रैक्चर लंबे समय तक भरता नहीं है तो उस जगह पे बन जाता है फॉल्स जॉइंट, फॉल्स जॉइंट, ऐसे ऐसे फॉल्स जॉइंट, सूडो आर्थरोसिस। वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं इस पे कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इडियोपैथिक, हमें नहीं पता क्या कॉज है। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन क्या है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। फाइन। ट्रीटमेंट इसमें क्या करना है, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। देखो नॉर्मल बोन, फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर अगर अच्छे से हील हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फ्रैक्चर चला गया नॉन यूनियन में तो जो बोन के टुकड़े हैं इनके ऊपर साइनोवियम जैसी लेयर आ जाती है, ये साइनोवियम जैसी लेयर आ गई, यहां पे क्या बन गया, सूडो आर्थरोसिस, नकली जॉइंट। ट्रीटमेंट ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। तो ये थी फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस। एक आधा और वीडियो इसके लिए मैं बनाऊंगा, और मेरी काइंड एंड हम्बल रिक्वेस्ट, जो टॉपिक आपको लगता है कि सर्जरी ऑर्थो में आपको नहीं समझ आ रहे, मुझे मौका दीजिए प्लीज एक राइट मैं आपको समझाने की, आपकी अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा प्लीज। राइट, थैंक यू सो मच।